अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत। मैं हूँ सिद्रा इकबाल और दुआ गो हैं हम सब के अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें हम पे बनी रहें। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हम अल्लाह का जितना शुक्र बजा लाएँ कम है। और ख़ास तौर पे सुबह ही से आई बिन फॉलोइंग न्यूज़ फ्राम इंडिया जो कि बहुत तकलीफ़ दे है। अगर आप किसी टेलीविज़न स्क्रीन के सामने हैं, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया या सोशल मीडिया पर नज़र रखे हुए हैं, यकीनन रोंगटे खड़े कर देने वाला माहौल है। जिस तरह लोग एक एक सांस के लिए और अपने प्यारों की जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। इस वक्त कतई नज़र इससे कि सियासी आपके सामने बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे होंगे कि मोदी सरकार बिल्कुल ही बेबस नज़र आ रही है कोविड की लहर के सामने। अहम बात यह है कि इंसान कितना बेबस है और यकीनन हमें ये बात याद रखनी चाहिए। कुछ नेगेटिव ट्रेंड्स भी आ रहे हैं जी, क्योंकि ये बड़ा एक अहम मौका होता है लोगों के रवैयों और समाजी जो हमारे तरीक़ेकार हैं उसको नोटिस करने का भी। सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। और जिस तरह के आज हमने अपने प्रोग्राम की आगाज़ सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 से 25 की तिलावत से की। इसकी सआदत हासिल कर रहे थे मोहम्मद कारी यूसुफ साहब। और आपको बताते चलें कि इसके अंदर हुजूर यानी अल्लाह ताला ने इंसान को ये हुक्म दिया है कि तुम्हारे परवरदिगार के सिवा किसी की इबादत ना करो और वालदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अगर वालदैन में से कोई एक या दोनों में से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उफ़ तक ना कहो और ना उन्हें झिड़को, बल्कि उनसे इज़्ज़त के साथ बात करो और उनके साथ मोहब्बत का बर्ताव करते रहो कि उनके सामने अपने आप को इनकिसारी से झुकाओ। और यही हमारी पूंजी होती है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, कतई नज़र इससे कि आप दुनिया के किस ख़ित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन सी बोली बोलते हैं, कौन से दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने वालदैन की तरफ मोहब्बत यकीनी होती है। और तभी मैं कही थी कि बड़े दिलखराश मनाजिर हैं जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने बूढ़े वालदैन को लेकर मारे मारे फिर रहे हैं। भारत की तरफ वापस आते हैं। उनके सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक नए ऑर्डर्स जो जारी किए हैं, अपनी जो तकलीफ़ है और अपना जो रद्द अमल है हुकूमत को दिखाते हुए बहुत सारे भारतीयों ने इस वक्त ट्विटर का और सोशल मीडिया का सहारा दिया। ना सिर्फ इसमें वो मदद के लिए अपील कर रहे हैं, बल्कि जो उनका अपना एक शिकवा है अपनी हुकूमत से कि किस तरह मिस हैंडल हुई हैं चीज़ें, यानी कुंभ के मेले से लेके इलेक्शन की रैलीज़ तक सब चीज़ों को अलाउ किया गया, तो यकीनन इस चीज़ को वो उस पर अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। मोदी सरकार ने फौरी तौर पर मीडिया मैनेजमेंट करने की कोशिश की और 50 से ज़्यादा ट्विटर अकाउंट्स को कैंसिल कराया कि वो तनकीद ना कर सकें हुकूमत के ऊपर। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए कहा कि आज़ादी राय के ज़ुमरे में इस हक़ को उनका सल्ब नहीं किया जा सकता और कोई भी शख्स अगर अपने बारे में, अपनी तकलीफ़ के बारे में बताना चाहे तो वो यकीनन करे। खुदारा कान धरिए इन तमाम अपडेट्स के ऊपर और स्टेटमेंट्स के ऊपर। आपकी शॉपिंग वेट कर सकती है, आपकी इफ्तार पार्टी, आपकी सहर पार्टी वेट कर सकती है। बेशक 5 ही लोग क्यों ना हों, आप वहाँ पर जाने से गुरेज़ कीजिए। शॉपिंग में इस साल अगर आप पुराने अपस्केल करके कपड़े पहन लेंगे, कोई उसमें कबाहत नहीं है। इसके अलावा जिस हद तक मुमकिन हो SOPs को फॉलो करें। अच्छा जी, इसमें जो एक बयान की स्टेटमेंट है उसकी वजाहत करना चाहेंगे। वैक्सीनेट अपने आप को कराइए, यानी ये जो वेरिएंट्स आ रहे हैं ये मज़ीद मर्ज़ को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, उसको ज़्यादा वेंजेंस के साथ उसको ज़्यादा ख़तरनाक बना रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वैक्सीनेशन से आपकी काफ़ी बचत हो सकती है। लेकिन वैक्सीनेशन के साथ साथ SOPs को फॉलो करना, प्रिवेंशन को फॉलो करना बहुत अहम है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सईद फैसल महमूद साहब। आप एसोसिएट प्रोफेसर सेक्शन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, वदिया खान हॉस्पिटल हैं। आइए हमसे गुफ्तगू करते हैं और इस बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैसल। वालेकुम सलाम। डॉक्टर फैसल, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये जो स्टेटमेंट डॉक्टर अज़रा पेचहो का सामने आया है, इससे क्या नतीजा अख़ज़ किया जाए? खुदा न खास्ता हम भी ऐसी सिचुएशन ना देखें कि कोविड की ये तीसरी लहर पाकिस्तान में बेकाबू हो जाए। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त लोगों के लिए बेहतरीन आपकी नसीहत क्या होगी? तो बिल्कुल जैसे आपने फरमाया, बिल्कुल सही बताया कि यही वक्त है कि हम लोग एहतियात करें और बाकी हमारी शॉपिंग जो है वो अगले साल या एटलीस्ट रमज़ान के बाद तक वेट कर सकती है। अगर हमने थोड़ा से पुराने कपड़े पहन लिए तो ईद ख़राब नहीं होगी। SOP जो है वो वही है, चाहे वो जो भी वेरिएंट हो, फैलने का तरीका एग्जैक्टली वही है। कोरोना वायरस ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। यानी कि मास्क पहनना, लोगों से थोड़ा सा दूर रहना,
अच्छी वेंटिलेटर जगह पे रहना, हजूम से दूर रहना, एंड देन ऑब्वियसली वैक्सीनेट कराना। ये जो वेरिएंट्स हैं ये वैक्सीन इसके खिलाफ काम करती हैं, डिपेंडिंग कौन सी वेरिएंट है, कौन सी वैक्सीन है, और अगर कम भी काम करे मगर थोड़ा सा तो फिर भी काम करती हैं और शदीद बीमारी से बचाती हैं। आप क्या ट्रेंड्स देख रहे हैं डॉक्टर फैसल? हुकूमत ने ऐलान किया है कि 40 साल से उम्र कोई भी शख्स हो वो वैक्सीनेट हो सकता है। क्या लोगों के नंबर्स बढ़ते हुए आप देख रहे हैं? क्या पाकिस्तानी आके लोग सहूलत का फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को वैक्सीनेट करवा रहे हैं? तो सबसे बड़ा मसला ये है कि जब भी ये वैक्सीनेशन के हम खोलते हैं कि आप एज कम करते हैं फ्रॉम 70 से 60 फिर 50 और फिर 40, तो शुरू में अपटेक होती है, एकदम से लोग आते हैं, उसके बाद फिर प्लेटू कर जाता है और फिर और लोग नहीं आते, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वैक्सीन लगा सकते हैं, यानी कि उम्र ऐसी है उनकी, तो वैक्सीन लगाने नहीं आ रहे, चाहे इस डर से कि शायद वैक्सीन से उनसे कुछ हो जाएगा, या इस डर से कि ये वैक्सीन फ़ायदेमंद नहीं है, करामद नहीं है। और याद रखिए कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट बहुत ही कम होते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर फैसल, एक बात और जानना चाहूँगी कि मर्ज़ में आपने क्या, यानी इस वबा के फैलने के और इसके जो अपने असरात हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें आपने क्या तब्दीली देखी है? पहली लहर, दूसरी लहर के बाद जब हम अब बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी 142 अफराद लुक़मा अजल बने, कल ये हमारा सबसे हाईएस्ट डेथ टोल था। इसमें आप क्या कहेंगे कि अब जो आप ट्रेंड देख रहे हैं उसमें ये मर्ज़ कितनी तेज़ी से किसी की जान ले लेता है, या उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? तो देखिए, इस वाले वायरस या इस वाले वेरिएंट के साथ सिम्टम्स तकरीबन वही हैं जो पुराने वाले वेरिएंट के साथ हैं, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हम देख रहे हैं कि लोग थोड़ा सा जल्दी बीमार हो रहे हैं निस्बतन, और ऑब्वियसली बीमारी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। जितनी तेज़ी से बीमारी फैलेगी उतने लोग बीमार होंगे, और ऑब्वियसली अगर अमात की शरह आपकी 1% है तो आपकी टोटल नंबर जो मर रहे हैं वो ज़्यादा हैं, मगर बीमारी तकरीबन वही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद होने के लिए, और आपके तवज्जुह से एक दफ़ा फिर सबको कहना चाहेंगे सहूलत आपके पास मौजूद है, प्लीज़ जाइए वैक्सीनेट कराइए। इससे आप जो जानलेवा ख़तरा है, इंशाअल्लाह ताला हमारी उम्मीद है, दुआ है कि उसको टाल सकते हैं। दूसरा ये कि एहतियात का दामन मत छोड़िए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो आज 1 मई है, यानी दुनिया भर में लेबर डे के तौर पे इसको मनाया जाता है, मज़दूरों का आलमी दिन, और यकीनन आक़ाए दो जहान सरकार दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले हम सबको एक उसूल दिया है कि मज़दूर की पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत उसको दे दो, उसको एक डिग्निफाइड ज़िंदगी दो। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। एवरी टाइम आई टॉक अबाउट कोविड मैं बहुत सीरियसनेस और टेंशन फ़ील करती हूँ। इसमें मेरे ख्याल में परेशान होने वाली बात इसलिए है क्योंकि मुझे कभी भी यानी ऐसा महसूस होता है कि हम जितनी भी बात कर लें समहाउ इट इज़ फॉलोइंग ऑन डेफ ईयर्स। कहीं ना कहीं कोई अभाम है, कोई गुत्थी है जो सुलझ नहीं रही है, लोग इसको अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे। जितनी सीरियसनेस का मुजाहरा हमने पहले किया था उसमें कमी आई है। सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, एंड यू नो आई विल ट्राई टू कीप अदर एलिमेंट्स कमिंग इन, लेकिन ये बात करनी बहुत अहम है। अच्छा जी, मैं सबसे पहले हमारे आज के जो मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिम किदवाई साहब, जो कि फ़ाउंडर हैं और CEO हैं अफसाल मेमोरियल थैलेसीमिया फाउंडेशन के। थैलेसीमिया इज़ वन डिज़ीज़ विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और इसमें आप देखेंगे कि हम वक्तन फ़वक्तन इस पर बात करते रहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें ज़ाहिर सी बात है पूरी ज़िंदगी के लिए आप अपने बच्चे या अपने प्यारे के लिए बहुत ज़्यादा मुहतात हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत होती है, लेकिन ये अवॉइडेबल है। अगर आप चाहें तो शादी से पहले जो दो फरीक़ें आपस में शादी कर रहे हैं उनका अगर थैलेसीमिया टेस्ट करा लिया जाए तो आप बहुत सारी मुमकिन इस तरह की प्रॉब्लम्स को रोक सकते हैं, और इसमें साइंस, जदीद साइंस आपकी मदद कर रही है। ऑल यू नीड टू डू इज़ बी अ लिटिल विजिलेंट। तो हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर आसिम किदवाई साहब, जिनसे बात करेंगे इनके अदारे के हवाले से भी और इस मर्ज़ के हवाले से भी। बहुत शुक्रिया आसिम साहब वक्त निकालने के लिए। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं बतूल बाकर साहिबा। शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, और मैंने आपसे तीनों चीज़ों के बारे में बात करनी है। बतूल, चाहे थैलेसीमिया हो, चाहे कोविड-19 हो, हेपेटाइटिस हो, हम हमेशा कहते हैं
हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स को लोग बालाए ताक रख देते हैं, उसको अहम नहीं गर्दानते, और इसमें क्या चीज़ उनकी नफ्सियात में उनको रोक रही है, आई लाइक टू फिगर दैट आउट विद यू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद मी। अच्छा जी, गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आपको बताते चलें, एज़ ऑलवेज़ सलमा इज़ विद अस इन द किचन। उनसे जानेंगे कि आज हमारे पास कौन सी रेसिपीज़ हैं। जी सलमा जी, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट रेसिपीज़ आर यू मेकिंग टुडे? अस्सलाम, आज हम बना रहे हैं चिकन कॉल्जन ओके और एग सैंडविचेस। जी जनाब, ये जो कैल्ज़ोन होता है ना, वो आपको एक समोसे की शेप का लगता है और कभी कभार देखने में काफ़ी हैवी लगता है। समोसा स्लैश पैटी समझ लीजिए आप उसको, इतना बड़ा सा होता है ट्रायंगल। और आज हम सलमा से सीखेंगे कि इसको कैसे बनाना है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिम किदवाई साहब। जिस तरह के मैंने आपको AMTF हेल्पिंग के हवाले से बताया था, ही इज़ अ फाउंडर एंड द CEO ऑफ इट। ये पाकिस्तान का पहला ऐसा इदारा है जो थैलेसीमिया के लिए फुली इक्विप्ड है और तमाम स्पेशलिटीज़ एक छत के अंडर वन रूफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती हैं। इसने पहली दफ़ा पाकिस्तान में पहला 50 बिस्तरों का एक इस तरह की फैसिलिटी को इसका इनेकाद किया गया था फॉर थैलेसीमिया एंड ऑल ब्लड डिसऑर्डर्स। और हाल ही में हम देखते हैं कि IATC सोलो विनर इन द हेल्थ कैटेगरी 2016, फिर CSR अवार्ड 2017, साथा अवार्ड 2018 और हाल ही में के इलेक्ट्रिक अवार्ड फॉर सोशल सर्विसेज 2020 भी इन्होंने अपने नाम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि जहाँ हम देख रहे थे कि यूजुअली जो हॉस्पिटल्स हैं, जो OPDs हैं, उन पे बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ा है कोविड का और कई जगह पे डिसकंटिन्यू कर दिया गया, आपके इदारे ने क्या SOPs अपनाई कीपिंग द पेंडेमिक इन माइंड? अब कोविड के साथ ज़िंदगी गुजारना लोगों ने सीख ली है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हम हमेशा ये बात करते हैं। क्रॉसिंग ऑन द रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल, ये हम सबको पता है, मगर हम फिर भी रेड सिग्नल पे क्रॉस करते हैं। बिल्कुल, ये एक मेंटल हमारा एक अप्रोच है, और जो हम ट्रैफिक में भी करते हैं तो वही काम हम अभी भी कर रहे हैं। हम थोड़े से कैजुअल भी हुए हैं, और फिर जब किसी को हम देखते हैं सामने कि ऐसा हो रहा है तो फिर परेशान होते हैं। हमने जब पहली बार ये हुआ था तो हमने अपनी सर्विलेंस टीम और सब करते हुए हमने बहुत प्रोटोकॉल्स को कोविड किट्स के साथ, फेस फ्लूट शील्ड और 140 का स्टाफ है, फिर इंटेंसिव केयर यूनिट है, HDU है, वार्ड है, आउट पेशेंट क्लिनिक्स हैं, डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं, तो बहुत ज़्यादा जो हमारे फर्स्ट लाइन जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। तो उस दौरान हमने ये किया था कि जिनकी जो एक्सपोज नहीं हुए हैं तो उनके लिए ऐसे कोई स्ट्रेटजी बनाई थी। जो एक्सपोज हो गए हैं और उनकी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई हैं तो उनको फ्रंट लाइन पे करके इम्यूनाइज हो गए। सो डॉक्टर आसिम, इफ़ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, जो आपका अपना पैरामेडिक स्टाफ है, डॉक्टर्स एंड नर्सेज हैं, यू मेड श्योर कि दे आर वैक्सीनेटेड, उनके पास प्रॉपर PPEs मौजूद हैं। दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स रेगुलरली आपके पास सपोर्ट के लिए आ रहे थे, जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत थी, उनके लिए क्या SOPs अपनाई गई? देखिए, मेरे पास जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं, चैलेंज है, वही है कि मेरे पास जितने भी थैलेसीमिया सेंटर्स हैं उसके लिए इंटेंसिव केयर यूनिट और HDU टोटल फ्री है, सही ओपन है। तो 24 आवर्स पेशेंट्स आ रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि वो कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। और आपने कोई ऐसी यानी इनिशियल स्क्रीनिंग नहीं रखी हुई कि अगर कोई सिम्टम्स शो कर रहा है, किसी को बुखार है, वो पूरा तो उसको स्क्रीन करते हैं हम, उनको हम फिर अभी आज सुबह भी एक कोविड पॉजिटिव था, फिर उसको शिफ्ट किया है अभी हमने। तो ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली इसमें आ रही होती हैं, मगर इसके साथ साथ हमने अपनी गाइडलाइंस डेवलप की हुई हैं, हम उसको फॉलो करते हैं और उसकी बेसिस पे फिर हम लेके चलते हैं चीज़ों को। सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है, ये आ रहा है कि पेशेंट की जो हिस्ट्री होती है और डिटेल्स होती है वो उनको सही बताना होती है। अक्सर उसमें वो कैजुअल हो जाते हैं, तो हमें स्क्रीनिंग, फिर आइसोलेशन, ट्रियाज में, और फिर उसके बाद फिर उनको शिफ्ट करना कि कहाँ पे फिर उनको शिफ्ट करना। तो ये तो आसिम साहब, सबसे जो सेंट्रल सवाल है जो मैं अक्सर इस तरह के फलाही इदारों हॉस्पिटल से करती हूँ कि अगर बंदा यानी कोई भी पेशेंट किसी और मर्ज़ की OPD के लिए आपके पास आ रहा है, इन दिस केस थैलेसीमिया, और वो कोविड पॉजिटिव है, तो क्या आप उसको जो उसका रेगुलर ट्रीटमेंट है या जो प्रोसीजर है जिसके लिए आ रहा है वो रिफ्यूज़ करते हैं या उसके लिए स्पेशल फिर अरेंजमेंट्स की जाती हैं? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? देखिए, दो चीज़ें, सिम्टोमेटिक है या एसिम्टोमेटिक है। सही। अच्छा, अगर कोविड पॉजिटिव है और एसिम्टोमेटिक, जाहिर बात है फिर वो घर पे अगर सिम्टोमेटिक हो गया है और हमारे पास पहुंच के हमें पता लगता है तो उसको पहले तो आइसोलेट करेंगे और फिर कोविड हॉस्पिटल जो भी
हमारे पास अभी भी मैंने सिविल में पता किया वहाँ पे भी स्पेस थी और जगह पे भी थी, फिर उनको वहाँ शिफ्ट करते हैं सही। क्योंकि इस वक्त जो स्पेशलाइज केयर है इसकी कोविड की जी। वहीं पे ही बेहतर इलाज हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में आपके तवज्जुह से लोगों को यही कहना चाहेंगे कि जो आपकी हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है, उसको सही बताएं, इस मर्ज़ को छुपाएं नहीं। खुदा ना खासा इसमें कोई स्टिग्मा नहीं है। अभी इस वक्त पूरी दुनिया में देखा जाए हज़ारों लाखों लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। अल्लाह ताला आपको भी सेहतयाबी दे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए। मैंने फिर आपसे कहना कि क्रॉसिंग ऑन द रेड सिग्नल और ग्रीन, हमें ये समझना पड़ेगा कि इसकी बेहतरीन इलाज ये है कि अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। एब्सोल्युटली। अच्छा बतूल, इसमें जब बहुत सिंपल, इसमें तो प्रिवेंशन की और SOPs की बात की जा रही है और बेसिक हाइजीन तो है ही अपनी जगह कि हाथों को बार बार धोइए, मास्क लगाइए, क्यों आपको लगता है कि रवैया अचानक से बहुत रिलैक्स्ड हो गया है जबकि नंबर्स ऊपर जा रहे हैं, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क में जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है? देखिए, दो तरह के लोग हैं, दो एक्सट्रीम्स पे हैं। एक तरफ लिटरली क्लाइंट्स आ रहे हैं जो इतने परेशान हैं कि वो बाहर भी नहीं निकल रहे, एंड इट हैज़ बीन मंथ्स दैट दे आर जस्ट स्टेइंग इनडोर्स। और दूसरी तरफ लोग ईद की शॉपिंग कर रहे हैं एज इफ कुछ हो ही नहीं रहा। सो दो एक्सट्रीम्स हैं। तो जो प्रॉब्लम है वो ये है कि डिनायल अभी तक चल रहा है, लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। जो इंटेंसिटी है, जो सिवेरिटी है चीज़ों की, अभी तक लोग डिनायल में चल रहे हैं। सही। सो इसमें एक बात आती है ज़िम्मेदार होने की, वो ये तो है कि वो लोग कह रहे हैं हम अपने आप को प्रिवेंट कर रहे हैं और हम अपना काम मतलब उसके हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं, लाइक अपनी रोज़मर्रा के काम भी कर रहे हैं और इससे डर नहीं रहे। लेकिन बात यहाँ पे डरने की नहीं है, बात यहाँ पे है कि आप अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए सोचें। बिकॉज घर में कुछ लोग वनरेबल हैं, कुछ लोग आपके बड़े रहते हैं घर में, बच्चे हैं, फिर किसी से मिल रहे हैं। सो वो ये चीज़ें सारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना चीज़ों की, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। बतूल, एक जुमला अभी डॉक्टर साहब ने कहा एंड आई रियली लाइक इट, जब हम कहते हैं ना कि हमने इस पेंडेमिक के साथ, इस वबा के साथ रहना सीख लिया है। रहना सीख लेने का मतलब है कि हम ढीठ हो गए, हम बेहिस हो गए, हमने रवैयों में कोई तब्दीली नहीं की। जो SOPs आपको बताए जा रहे हैं वो नहीं आपने अपनाए, हमने उनको भी पसे-पुश डाल के हमने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वी विल जस्ट कैरी ऑन विद आवर लाइफ, जिसने चले जाना है वो चला जाएगा, जिसको अल्लाह ने ज़िंदगी देनी है। ये एटीट्यूड, इज़ दिस रियली एक्सेप्टेंस इन योर फील्ड ऑफ understanding This things? is not acceptance, this is negligence. Okay. So it is complete negligence because देखिए faith और fear के बीच में लोग कहते हैं कि देखो डरो नहीं, अल्लाह मालिक है। Eventually तो अल्लाह मालिक है of course, लेकिन दवाई भी तो आप लेते हैं ना जब बुखार होता है, जब कोई प्रॉब्लम होती है, आप सर्जरी के लिए जाते हैं ना, तो इवेंचुअली आपको थोड़े से मेजर्स लेने पड़ते हैं एंड देन फिर तो आखिर में तो अल्लाह मालिक है ही ना, डिसीजन तो अल्लाह का। एब्सोल्युटली, जिस तरह के अल्लाह ने भी और हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि पहले आप अपनी एहतियात खुद कीजिए और उसके बाद आप अल्लाह पे तवक्कुल कीजिए और यकीनन अल्लाह ताला बहुत रहीम और करीम है, तो वो हमारी मदद भी करेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को, इस कॉन्वर्सेशन को आगे लेके चलेंगे। अच्छा जी, प्रोग्राम में अब हमें ज्वाइन किया है शेफ़ सामिया ने भी। अस्सलाम वालेकुम सामिया, कैसी हैं आप? इस वक्त हम 2-3 मौज़ूआत पे बात कर रहे हैं। यकीनन एक जो बड़ी अहम बात है कि इसके बावजूद कि हेल्थ केयर कितना रियल है और हमारे सामने ये पेंडेमिक की सिचुएशन दिन ब दिन सख्ती इख्तियार कर रही है, लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे। आप इसको कैसे देखती हैं? असल में लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। जो हमारे सीनियर्स हैं वो ख़ुद ही जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह बात करते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि लोगों को अभी तक यकीन ही नहीं है कि ये वायरस भी एग्जिस्ट करता है। ऐसा लगता है कि ये कोई मिथ है या कोई झूठ है, कोई एक जोक हो रहा है। तो हमें ये चाहिए कि हम सबसे पहले तो अपने जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो बंद किए हैं और उनके जो ऑनलाइन सेशंस हैं, एटलीस्ट हमें उन बच्चों को जो है वो ये टॉपिक जो है डिस्कस करना चाहिए और ये जो मैसेज है उन्हें डिलीवर करना चाहिए, ताकि घरों से, क्योंकि बड़े तो मान नहीं रहे, तो कम से कम जो छोटे स्कूल्स और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं ये कैंपेन रन करना स्टार्ट करें। ये बड़ी अहम बात है कि जो रोल मॉडल्स होते हैं, जो आइडल्स होते हैं, उनका रवैया और उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है इस वक्त और वो अपने आप को कैसे कैरी करे, वो बड़ा अहम होता है। बतूल, इंडिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि उनके बड़े बड़े स्टार्स जो कि सुपर एलीट हैं, वो वेकेशन करने कोई मालदीव्स जा रहा है, कोई बीचेस पे जा रहा है, वहाँ से तस्वीरें, यानी हाउ टोन डेफ कैन यू बी। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा है कि ये हाइट ऑफ वल्गैरिटी है कि यहाँ पे मौत का नाच चल रहा है मुल्क के अंदर और लोग इतनी तकलीफ़ में हैं और दूसरी तरफ आप अपनी वेकेशंस की पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं। ये जो दो एक तरह से इंसानी रवैया इतना केयरलेस हो जाता है, इतना इंसेंसिटिव हो जाता है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये पोलैरिटीज़ हैं, एब्सोल्युटली ये पर्सपेक्टिव की बात है, राइट। और ऑल्सो प्रिविलेज, कुछ लोग हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस वक्त निकलना, उनको घर पर ही रहना
रहना। और जो लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें रियली स्केप चाहिए, दे नीड टू गो आउट टू ब्रीथ, तो इसलिए वेकेशंस पे जा रहे हैं कि आगे सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी। लेकिन ये इसी तरीके से एक पियाजे लर्निंग थ्योरिस्ट है, जैसे आपने भी बात करी कि लोग मॉडलिंग से सीखते हैं कि जो पेरेंट्स करें, जो दूसरे लोग करें, उसी के बारे में उन्होंने थ्योरी दी थी कि बच्चे जो हैं वो कैसे बिहेवियर सीखते हैं सही। और किस एज में कब जाकर वो किस तरीके से उनका बिहेवियर जो है वो चेंज होता है। तो उन्होंने 3 स्टेजेस बताए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ओवरऑल सोसाइटी में, और इस्लाम भी उसके बारे में बात करता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो हमारी स्टेज होती है ईगो सेंट्रिक, जी। कि जो वर्ल्ड है ना दैट रिवॉल्व्स अराउंड मी, बस मुझे सब कुछ देते रहो, सारी अटेंशन मुझे मिले। नेक्स्ट स्टेज आती है जिसमें बच्चे जो है वो अपने टॉयज़ शेयर करना सीख लेते हैं, गिव एंड टेक, एक दिया तो आप एक ले लें, अब काफ़ी लोग जो हमारी सोसाइटी में है ना वो स्टेज 1 पे ही फंसे हुए हैं। यानी वो जो आप 7 साल से कम उम्र आपकी होती है जब आपको लगता है सब कुछ आपका है, उसके बियॉन्ड नहीं जा पा रहे। और जो थर्ड स्टेज है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो अल्ट्रुइस्टिक स्टेज है, जिसमें आप दूसरों के लिए करते हैं भले आपको कुछ रिटर्न मिले ना मिले, और इस्लाम यही बात करता है। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि कई लोग इस स्टेज में या तो पहुंचते नहीं या तो बहुत देर से पहुंचते हैं। जब वो अपनी लेगेसी की बात कर रहे थे कि मैं कोई मस्जिद बना लूँ, मैं कोई अस्पताल बना लूँ, लेकिन फिर भी अगर हम इस बात पे जितना फ़ख्र करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमारी एक बड़ी एहसास वाली दर्दमंद एक हमारा माशरा है। डॉक्टर आसम, आपने भी देखा होगा कि इतने मुश्किल हालात में भी हमें वो फ्लीइंग फिनोमेना नज़र नहीं आया कि मुल्क के जो सरमायादार हैं वो अपना पैसा समेटें और किसी सेफ हेवन की तलाश में निकल जाएं। देखें, इसमें एक तो ये है कि अल्लाह की तकसीम है, कोई किसको कितना मिलता है कितना नहीं मिलता। मगर दूसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, मैं समझता हूँ कि हम जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जो लॉज हैं, उसको हम बाय नेचर कितना फॉलो करते हैं। हमारी जो सिविल सेंस है इस तरह का, हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं उसमें ये लैक करता है। हम ग्रेड 8 से हमें ये नहीं पता कि हमने ब्लड डोनेशंस, कम्युनिटी हमारे स्कूल्स में कभी एजुकेट किया ही नहीं जाता। हमें CPR करना नहीं सिखाया जाता है, हमें रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना नहीं पढ़ाया जाता। हम जब मेडिकल डॉक्टर्स बनते हैं उससे पहले हमें काउंसलिंग करना नहीं सिखाया जाता कि हाउ टू ब्रेक द न्यूज़, हाउ टू गेट द डायग्नोसिस, और पेशेंट से कम्युनिकेशन किस लेवल पे करनी है। तो बहुत सारे गैप्स हैं ये सब जब बहुत सारे गैप्स मिलते हैं तो उसके प्रोडक्ट जो बनते हैं वो इसी तरह के कुछ प्रोडक्ट बनेंगे। अच्छा, तो आप ये देखें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंसानी तारीख पे अगर हम नज़र डालते हैं तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हमने बहुत कुछ सीखा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमने सीखा। मुझे लगता है कि अगर ये पेंडेमिक ना आता तो जिस तरह हम एक रेस में लगे हुए थे पैसा और वसाइल जमा करने की, सो कॉल्ड तरक्की करने की, लेकिन हर दुनिया का मुल्क इस वक्त बेबस नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि हेल्थ केयर पे काम नहीं हो रहा था। देखें, 1920s में जो कुछ आया उसके बाद से आप देखें कनाडा में वो फ्लू को उसी तरह लेते हैं। जब किसी को 2 साल पहले भी फ्लू होता था, कि मैं कैनेडियन रेसिडेंट भी जाता रहता हूँ, तो वो इसी तरह वो मास्क पहन लेते हैं। जापान में उन्होंने हाइजीन पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। तो हम लोग, हमारा तो रिलीजन कहता है सफाई निस्फ़ ईमान है। तो हमें सबसे ज़्यादा जो समझने की ज़रूरत है कि एक्सेप्टेंस ये है कि भाई गवर्नमेंट अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन कह रही है, कुछ बात कर रही है, तो उसको फॉलो करें। और आपकी सहूलत, यानी सबसे बड़ी बात ये देखें कि इस वक्त इंडिया है, बहुत सारे ममालिक, आपको फ्री वैक्सीनेशन गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है। आप ये बहस करें कि भाई कितने लगवा पाएंगे, इसका क्या फ़ायदा होगा, इसकी एफिकेसी क्या होगी। आप पहले ख़ुद तो अवेल कीजिए वो सहूलत, और जहाँ पे क्रेडिट ड्यू है, आई थिंक क्रेडिट शुड बी गिवन। हमारी हुकूमतें, जिस पर चाहे आप सूबाई लेवल पर बात करें, वफाकी लेवल पर बात करें, दे मेड श्योर दैट द वैक्सीन इज़ हेयर इन पाकिस्तान। दे आर मेकिंग श्योर कि आप अभी से ऑक्सीजन की सप्लाई और आपकी वेंटिलेटर्स और बाकी चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। इसमें मैं कहता हूँ कि यहाँ तक बात नहीं पहुँच सकती, हम बेहतर कर सकते हैं जी। मगर पब्लिक मैसेजेस तो गवर्नमेंट बहुत एफर्ट कर रही है जी। अब हमें समझने की ज़रूरत है। मैं फिर वही कहता हूँ, मेरे पास तो एक एग्जाम्पल है, क्रॉसिंग ऑन द रेड सिग्नल और द ग्रीन सिग्नल। एब्सोल्युटली। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, इम्तियाज कर रहा हूँ कराची से। जी इम्तियाज साहब, क्या कहेंगे? मैम, सबसे पहले तो आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरा कहना तो सूरज चिराग दिखाने के बराबर होगा। बस मेरे जहन में एक बात ये आती है कि अगर बहुत सारे मुल्क और दूसरे एक्सपेंसिव काम करने के बजाय हेल्थ पे अपनी आवाम के लिए काम करते तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होता है। जैसे देखे ना, अगर भारत को ही देख लें, उसने सारी अपना पैसा वसाइल एटम बम बनाने पे ही लगा दिया, जबकि आप किसी और काम पे लगाते तो ये सूरत हाल नहीं होती। उससे बहुत से मुल्कों को बहुत सी सबक
हासिल करने की जरूरत है। अल्लाह पाक से दुआ है, गिरगिड़ों की साहब दुआ। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का और आपकी नेक तमन्नाओं का। लेकिन मुझे लगता है कि पेंडेमिक और ख़ास तौर पे इंडिया में आने वाली जो लहर है वो इतनी इंतहाई संगीन है कि इसके लिए शायद ही कोई मुल्क ऐसा होता है जो कंप्लीट फुल प्रूफ तैयारी कर सकता। सामने लेकिन क्या कहती हो, हमारे यहाँ अभी भी एक एहसास बर्तरी का हम जो शिकार रहते हैं, चाहे वो शख्स जो मास्क नहीं लगा रहा है या यहाँ पे बैठा हुआ कोई ऐसा शख्स जो अपना एक माहिराना ओपिनियन, एक तज्जिया दे रहा है कि देखिए जी इंडिया में ये हो रहा है और फलाना हम बेहतर हैं। ये एहसास बर्तरी क्यों निकल के हमारा आ रहा है? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूं कि हमारे अंदर ना अवेयरनेस नहीं है। हम लोग चीज़ों को समझना नहीं चाहते। हमें ग्राउंड लेवल पे हमें बताया ही नहीं जाता कि हमें अपनी प्रोटेक्शंस किस तरह करनी है। हमें बेसिक हेल्थ नॉलेज ही नहीं है। हमारे स्कूल्स कॉलेजेस जो हमारा एक बेसिक जो हमारे बच्चों की एक इब्तदाई है, उस तालीम के अंदर हमें तरबियत ही नहीं दी जाती। जब हमारे सामने ये सब चीज़ें आती हैं तो हमें उसको हैंडल करना नहीं आता। एग्जैक्टली जब हम किसी ऐसी मजलिस में बैठते हैं, ऐसे दर्स में बैठते हैं, तो हम अपनी दीन की बात करते हैं, तो हमने उसकी प्रिपरेशन तो बच्चों को कराई नहीं है। बिल्कुल। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए लैक हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें सिचुएशन से हैंडल कैसे करना है। और यही चीज़ अब हम बड़े हो रहे हैं तो यही चीज़ हमारे अंदर पुख्ता हो रही है। अब हमारे एक तो हमारी ये कोविड रिलेटेड मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, इसी को मैं लिंक करना चाहूँगी आज की हमारी दूसरी थीम से, जो है कि हमारा सबसे कमज़ोर तबका, हमारे मज़दूर। यानी एक तरफ आपके सामने है कि बंदा 24-48 घंटे में बिल्कुल जीता जागता बंदा ख़त्म हो रहा है और बड़ी तेज़ी से हम लोगों में ये अमवात की शरह देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम जहाँ ज़्यादती कर रहे हैं एक कमज़ोर आदमी से, वो अपनी जगह है, उसमें हमने कोई अपने आप को तब्दील नहीं किया। उसमें तो हमने तब्दील किया ही नहीं है, क्योंकि हम अपनी नॉर्मल लाइफ, क्योंकि लास्ट ईयर जब कोविड था तो हम सब आइसोलेट हो गए थे। तो अब जब चीज़ें बिल्कुल स्लो मोशन हुई, रेगुलर बेसिस पे आने स्टार्ट हुई, हम सबको ये लगा कि ज़िंदगी शायद अब नॉर्मल रूटीन के हिसाब से स्टार्ट हो गई है। बल्कि लास्ट ईयर जब हम लोग सब साथ थे तो हमने ये भी कहा था कि हमें शायद सारी ज़िंदगी इसके साथ गुजारना पड़े, हमें इसकी प्रैक्टिस अब लेकर आनी है। अभी तक हमारे मुल्क में, हमारे पड़ोसी मुल्क में या बाकायदा पूरी दुनिया में इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट ही नहीं हुई है कि हमें इसको डील कैसे करना है, हमें क्या चीज़ें कैसे, सिर्फ मास्क और ग्लव्स या आइसोलेशन इसका हल नहीं है। हमें इंसान है, हमें काम करना है, इसकी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने हुकूमत ने बहुत काम किया है। वही एग्जांपल देना चाहूँगी हमारे अपने रवैये। आई वाज इट वाज हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, एक दिल खराश बात थी मेरे लिए कि एक आम एक बच्चा जो बेचारा हॉकर है, 2-3 चीज़ें उसने इकट्ठी की हुई थी, इलास्टिक बैंड्स और क्लिप्स वगैरह वो बेच रहा था। वो आगही को समझते हुए, अपनी जान की परवाह करते हुए आया एक दुकान पर मेरे सामने और उसने 100 रुपये दे के दुकान वाले से कहा कि मुझे 2 मास्क दे दो। और दुकान वाले ने लिटरली उसको झटक के कहा कि जी मेरे पास खुला पैसा नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। यानी नॉट रियलाइजिंग कि आप उस बच्चे के जहन में, वो आपसे भीख नहीं मांग रहा, वो आपसे खैरात नहीं मांग रहा, वो पैसा देकर आपसे एक चीज़ ख़रीद रहा है जस्ट बिकॉज वो एक कमज़ोर बच्चा है तो उसकी इज़्ज़त नहीं है। वो आप एक अमीर ग्राहक को जो गाड़ी से उतरता है, आपका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। एक छोटा सा बच्चा जो आपसे मास्क तलब कर रहा है, आज के हालात में जब आप कहें कि भाई हदियतन, तोहफ़तन आपको दे देना चाहिए लोगों को मास्क, वहाँ पर आपका रवैया इतना सख्त है। क्या कहेंगी बतूल इस बारे में? देखिए, एक तरफ तो ये बात विदाउट एनी डाउट ये है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो लोगों की मदद बहुत करती है, बिल्कुल, और वो जो जज्बा है हमारी कौम का वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो बिहेवियर है मज़दूरों के साथ या कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशंस में भी देख लें एम्प्लॉयज़ के साथ, वो रिवॉर्ड का नहीं है। कि अगर वो मतलब लिटरली अगर आप उन्हें बोलें कि आप इन्होंने कोई अच्छा काम किया है तो आप इनकी शाबाशी दे दें, इनको अप्रिशिएट करें, तो कहते हैं नहीं फिर ये काम इस तरह नहीं करते, इन लोगों को आदत इसी तरह काम करने की है, झटक के काम करा। ये बात, वो जुमले जो है ना वो हमारे लिए स्टैंड रखते हैं। मतलब हम कुछ भी काम करेंगे पीछे से ये जुमले बढ़ते हैं। जो मज़दूर तबका है, हमें सबसे पहले तो इस तबके के लिए काम करना चाहिए और इस तबके को भी सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ मैं अपने फैमिली में भी कहती हूँ, सबको कहती हूँ, सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं कि वो सिर्फ वही दे। अगर आपको लगता है कि अगर आपके पास वो एक्सेस और रिसोर्सेज हैं और आप ये खुद कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, तो आप खुद भी करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। और इस वक्त जो पैंडेमिक का जो हाल है, ये गवर्नमेंट और सिविलियंस दोनों मिलके करेंगे तो उसका रिजल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। बस हमें अब आप बात अपनी मुकम्मल कर लें बतूल। बस यही था कि देखें, अगर आप बिहेवियर चेंज करेंगे तो नया बिहेवियर आएगा ना। अगर वही बिहेवियर चलता रहेगा, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा टिप कर दें, थोड़े 2 जुमले उसको अप्रिसिएशन के दे दें, तो नेक्स्ट टाइम वो और करेगा। एब्सोल्युटली। और अप्रिसिएशन पोस्ट मुझे लगता है पाकिस्तान में सबसे कम होती है। हम मसलों की निशानदेही करते हैं, हम किसी का बुरा रवैया होता है, हम फ़ौरन उसकी तस्वीर लेके या उसके ऊपर अपनी एक भड़ास निकालते हुए एक रैंट वीडियो बना देते हैं। लेकिन जब कोई अच्छा काम कर रहा होता है, किसी ने आपको अच्छी सर्विस दी है, तो हम कहते हैं पैसे ही इस बात के ले रहा है। तो ये हमारा जो एक एहसास है बर्तरी वाला रवैया है, आई थिंक वी नीड टू कीप अ चेक ऑन दैट। और चलते चलते एक दफ़ा फिर जी, AMTF इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब फॉर पेशेंट्स ऑफ थैलेसीमिया, जो कि
कि एक बहुत ही रिसोर्स इंटेंसिव बीमारी हो सकती है किसी भी फैमिली के लिए, एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी बर्थ कंडीशन जिसमें आपको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत है। तो हम आपसे अपील करेंगे कि ज़रूर आगे आइए, मुखैर अफराद इनकी भी मदद कीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिम यहाँ पे मौजूद होने का। हमारे साथ बतूल भी मौजूद थी एंड ऑफ कोर्स शेफ़ सामिया। थैंक यू वेरी मच लेडीज़ फॉर नॉकिंग सम सेंस इन ऑल ऑफ अस। और जल्दी से जी सामिया जी सलमा के पास चलते हैं। सलमा जी, क्या सूरत हाल? सैंडविचेस मेरे ख्याल में तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल तैयार हैं और इसके अंदर मैंने हलमन की जो मायो है वो हमने यूज़ की है। 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इन्हें डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर गए हुए, लेकिन पाकिस्तान में भी इन्होंने लॉन्च कर दिया। तो आप लोग ज़रूर 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 इस्तेमाल कीजिए अपने सैंडविचेस एंड बर्गर्स के लिए। एंड इन अ वेरी कन्वीनियंट पाउच बाय द वे। तो आप ये ले सकते हैं। इसमें आपको केचप भी मिल जाएगा और मेयो मिल जाएगी। हेलमन्स इज़ नोन एज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स ऑफ मेयो अराउंड द वर्ल्ड। तो ट्राई कीजिए और आप बताइएगा कि आपको जायके में कुछ तब्दीली, कुछ मुख्तलिफ लगा या नहीं। अच्छा जी, मुझे बताया जाए हमारे पास क्या इतना वक्त है कि हम एक और नहीं, हम वक्त नहीं है अब हमारे पास, तो हमें जल्दी से बढ़ना पड़ेगा एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे, उलमा इकराम भी हमारे साथ होंगे। देखते रहिए बारान रहमत। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। यकीनन मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रही थी ऑन सोशल मीडिया। सो आज का हमारे प्रोग्राम में हमें बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, बहुत सारी गुफ्तगू के लेवल्स भी हैं। आज जिस तरह के आपको पता है कि दिन है ख़ास तौर पे मज़दूरों का, और सरकार दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे लिए ज़रूरी है, उनकी मफ़हूम हदीस का ये है कि मज़दूर की उजरत उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दो। आई थिंक मेरे लिए ये बड़ी अहम इसलिए क्योंकि आज पूरी दुनिया, ILO की बात की जाए, वो बात करती है डिग्निटी इन वर्क, कि आप एक मज़दूर की भी जो इज़्ज़त है उसको आप कभी भी नुकसान ना पहुंचाएं, उसकी डिग्निटी को ठेस ना पहुंचाएं। और इस हदीस का भी मफ़हूम यही निकलता है कि वो आपके सामने हाथ ना फैला रहा हो अपनी उजरत के लिए, आपको याद ना दिला रहा हो कि मैंने आपका काम किया है और बेशक थोड़े से ही पैसे आपने मुझे देने, मैंने आपका कोई बहुत बड़ा सरमाया नहीं ले लेना है, लेकिन वो वक्त पे दिया जाए और उसकी मुश्किलात में और इजाफ़ा ना करें। क्योंकि किसी भी हालात में, किसी भी दौर में हम देख सकते हैं कि कई ऐसे लोग होते हैं जो हैंड टू माउथ होते हैं, जिनके लिए बड़ा अहम होता है कि उनको वक्त पे उनकी वेजेस दी जाएं, क्योंकि जब वो कमा के लेके जाते हैं तभी उनके घरों का चूल्हा जलता है। आज हमारे लिए इस हदीस का और इस पैगाम का एक और मतलब भी निकलता है। आप और मैं अगर एहतियात करेंगे, कोविड की जो SOPs हैं, जो उसकी एहतियात है, अगर हम उसको अहम जानेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो हम मज़दूरों की और इस सबसे कमज़ोर जो तबका है पाकिस्तान का, उनकी मदद कर रहे होंगे। क्योंकि खुदा न खासा अगर हालात मज़ीद बिगड़ते हैं और हम लॉकडाउन की तरफ जाते हैं, आपके और मेरे लिए तो ये कंफर्ट है कि हम घर में बैठ के अपनी अगली रोटी, अपने अगले मील के लिए फ़िक्रमंद ना हो, लेकिन कई ऐसे लोग होंगे जिनके घरों का चूल्हा ठंडा हो जाएगा। तो आज अगर हम सिर्फ इस नीयत से मास्क लगा लें, सिर्फ इस नीयत से हाथ धो लें, इस नीयत से अगर किसी इफ्तार पार्टी को और शॉपिंग पे जाने को अवॉइड कर लें कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, और ये मदद हम एहसास से कर रहे हैं। सिर्फ किसी को पैसा देकर माली इमदाद कर देना ही मदद नहीं होती। जो एहसास है हमारे दिलों के अंदर कि कोई भी चीज़, कोई भी रूल अगर हम फॉलो कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट दूसरों पे पड़ेगा। शायद हम पहले तनहा ज़िंदगी गुजारते थे, एक दूसरे से कटे हुए होते थे, और शायद मगरबी ममालिक की इस रविश से हम बड़े इम्प्रेस भी थे कि भाई देखें, वो इतने बड़े बड़े कुनबों के बारे में नहीं सोचते, फैमिलीज़ के बारे में नहीं सोचते, वो अपना सोचते हैं और अपना बेहतरीन पोटेंशल को एक्चुअलाइज़ करते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये दूरी इस तरह बढ़ गई कि आज इंसान आइसोलेटेड हो गया था। आज इंसान सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचता था और डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। लेकिन अब एक तरह से जो अगर पॉजिटिव्स के तौर पे देखा जाए, जैसे मेरा रब फरमाता है कि हर मुश्किल में आसानी है, तो इस पेंडेमिक की एक बहुत बड़ी हमारे लिए जो नबीद ये लेके आया है कि हम सिर्फ अपने बारे में अब सेल्फिशली नहीं सोच सकते, हम एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। हमारा किया हुआ हर अमल दूसरे पे असरअंदाज होता है। आपकी भी इसी तरह कमेंट्स और फीडबैक और क्वेश्चंस को शामिल करेंगे। हमारा वो सेगमेंट जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें हम बात करते हैं उलमाए कराम से, उनसे तजावीज़ भी लेते हैं, उनसे रहनुमाई भी लेते हैं, और हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं आज कवर करने वाले। कुछ मैं सहरी ट्रांसमिशंस में भी देख रही थी, बड़े अच्छे सवालात आते हैं और मैं चाहूँगी कि हमारे उलमाए कराम के सामने भी वो रखे जाएँ। तो सबसे पहले जी आपको बताते चलें कि आज हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं जनाब अल्लामा ज़ुहैर आबदी साहब, और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर जमील राठौर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का।
और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद है, जनाब जावेद कायम अली शाह साहब। आप बुरहानी मेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन से वाबस्ता हैं और ये भी एक ख़ास तोहफ़े की बात कर रहे हैं, ख़ास अतिये की बात कर रहे हैं। आज इस पेंडेमिक ने हमें एहसास दिलाया कि हमारी सांस हमारे लिए कितनी कीमती है और इसी तरह हमारी रगों में बहता हुआ ये लहू, ये खून भी हमारे लिए बहुत कीमती है। तो ज़रा एक मिनट के लिए सोचिए उनके लिए जो एक कंडीशन में मुब्तला हैं जिसको हम थैलेसीमिया कहते हैं और उनको वक्तन फ़वक्तन खून के एहतियात की ज़रूरत है, उनकी भी बढ़कर आगे मदद कीजिए। हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया की, तो गिफ्ट ऑफ लाइफ थैलेसीमिया पेशेंट्स को आप दे सकते हैं बाय सपोर्टिंग द बुरहानी मेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपकी भी यहाँ पे मौजूदगी है। अगर सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ मैं आप ही से करूँ, आज इंसान को एहसास हो रहा है कि उसकी सांस, उसके खून की एक एक बूंद कितनी अहम है, लेकिन हम वैसे बड़े बेसब्र हैं, जब ये मुश्किल हम पे नहीं पड़ी होती हम भूल जाते हैं। क्या रवैये देख रहे हैं आप अपने इर्द गिर्द इस वक्त? नहीं, माशाल्लाह पिछले लॉकडाउन से लेकर इस लॉकडाउन तक लोगों के अंदर एक एहसास है कि अब कुछ इन बच्चों के लिए या खून की तरफ, जो बग़ैर खून के ज़िंदा रह नहीं सकता आदमी, खून एक लाजमी चीज़ है हमारी जिस्म के लिए। तो थैलीसीमिया के जो बच्चे हैं उन्हें उनके लिए ये है कि उनका खून बनता नहीं है, वो हमारे ही खून पे ज़िंदा है। अब छोटा बच्चा है, उसको एक साल में एक महीने में एक दफ़ा लगता है, किसी को 2 दफ़ा लगता है। तकरीबन हमारे सेंटर पे जो है 200 बच्चे हैं और डेली हमारे यहाँ ट्रांसफ्यूजन होती है। उस खून को हासिल करना जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन पिछले लॉकडाउन से लेकर इस लॉकडाउन तक मैंने ये नोट किया है कि अब लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस है कि इस तरह के काम किए जाएँ। पिछले लॉकडाउन के अंदर शुरू में बहुत प्रॉब्लम आया था, फिर उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट्स हुए, कुछ तंजीमें आई, कुछ चैनल्स ने भी मतलब है कि सपोर्ट किया, तो इतना खून जमा हुआ था कि हमें किसी किस्म की फ़िक्र नहीं करनी पड़ी। लेकिन फिर उसके फ़ौरन बाद रमज़ान जब शुरू हो गए, क्योंकि लाइफ होती है तकरीबन 35 दिन की एक खून की बोतल की, तो 35 दिन के अंदर जो है उसको लग जाना चाहिए, अगर वो नहीं लगेगा तो ज़ाया हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो उस वक्त लगा दिया गया, उसके बाद फिर रमज़ान आ गया, तो फिर रमज़ान में प्रॉब्लम। अच्छा, ये हम देखते हैं जब लॉकडाउन होगा, रमज़ान होगा, तो जो खून की एहतियात की मिक़दार है वो कम हो जाती है। यकीनन आप माल के ज़रिए और इन एहतियात के ज़रिए इस इदारे की भी मदद कर सकते हैं और बहुत सारे थैलेसीमिया पेशेंट्स की भी मदद कर सकते हैं। पहले कुछ सवालात अल्लामा साहब इसी हवाले से ले लेते हैं। पहला जो बड़ा कॉमन सवाल आता है कि क्या रोज़े की हालत में खून का अतिया दिया जा सकता है या नहीं, और खून के अतिये के हवाले से भी लोग बड़े मुगालते में रहते हैं, देना चाहिए नहीं देना चाहिए। और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जब ज़रूरत पड़े, जब तकलीफ़ में हो, तब तो वो ज़ाहिर सी बात है स्क्रीनिंग करके ब्लड बैंक से खून ले लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये तासुब भी होता है एट टाइम्स कि खून किसका है, किसने डोनेट किया है, हमारे ही ख़ानदान का कोई शख्स डोनेट करे। तो इन तमाम रवैयों के बारे में मैं चाहूँगी कि आप कुछ कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक खून देने का मसला है और ये एक कॉन्सेप्ट है, चूँकि ये कहा जाता है कि इंसानी मिजाज और किरदार में खून का बड़ा असर होता है, नसब का असर होता है। तो अगर किसी को खून की ज़रूरत है, तरजीहन तो ये है कि वो अपने ख़ानदान से या अपने जानने वाले से खून ले। लेकिन जहाँ इंसानी ज़िंदगी का मसला आ जाए कि नहीं जी, अब तो ज़िंदगी बचाना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत इसके कि हम ये देखें कि वो ख़ानदान का खून है या उसका खून नहीं मिल रहा, ख़ानदान का किसी का ग्रुप नहीं मिल रहा या ख़ानदान का आदमी नहीं मिल रहा, तो वो फिर वहाँ पर तरजीह जो है वो आप किसी को भी खून दे सकते हैं। और रोज़े की हालत में इसमें ये बता दूं कि खून देने में ज़ाहिर है कि ये तो ख़ुद, चूँकि ये तो इनका काम है, ये ख़ुद बेहतर समझते हैं और बता भी देंगे आपको कि जो सही आदमी है वो अगर किसी गलत आदमी को खून दे रहा है तो वो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, बुरा आदमी अगर सही आदमी को दे रहा है तो वो एक थोड़ी सी सोचने की बात है। मसलन जैसे कोई नशा करता है, आपको याद होगा अल्लामा साहब के एक वक्त है, मुझे याद है कि डॉक्टर बारी का हम इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने पहला व्हेन ही वाज जस्ट अ स्टूडेंट एट डाउ मेडिकल उन्होंने पहला ब्लड बैंक का इनेकाद किया बैक इन द 80s। और वो बताते हैं कि उससे पहले बाकायदा ये भी बिज़नेस था, जो ड्रग एडिक्ट्स हुआ करते थे, जो बहुत ज़्यादा मजबूर लोग होते थे, यानी फॉर वट एवर रीज़न वो अपना खून बेचते थे। अब जाहिर सी बात है, या तो आप मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं या आप किसी नशे के आदी हैं, और फिर उस वक्त ब्लड बैंक्स के बाद स्क्रीनिंग की भी एक कोई सहूलत मैसर नहीं होती थी, तो इसलिए लोग
कहते थे कि किसी जान पहचान वाले शख्स से खून लिया जाए। लेकिन डॉक्टर जमील साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, और ये मुझे इस वक्त ना मसला दोनों तरफ से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लग रहा है क्योंकि हम थैलेसीमिया की बात कर रहे हैं, और थैलेसीमिया का मर्ज़ ही तब होता है जब 2 माइनर अफराद की शादी हो जाए और होने वाले बच्चे में थैलेसीमिया की कंडीशन पाई जाती है। तो वो जो हमारे पुराने ज़ाविये थे, फ़िल्टर्स थे कि जी ख़ानदान का बंदा, ख़ानदान की ज़्यादा शादियों की वजह से तो हम इस कंडीशन को देख रहे हैं, तो अब क्या करना चाहिए? सिचुएशन तो ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात, बुनियादी बात तो आपने जो सवाल किया कि रोज़े की हालत में आप ब्लड दे सकते हैं, तो बिल्कुल रोज़े की हालत में खून दिया जा सकता है। ओके। उसकी 2 सूरतें, एक तो हंगामी ज़रूरत है और एक जो है वो अमूमी ज़रूरत है। हंगामी ज़रूरत में तो आप किसी भी वक्त दे सकते हैं। अमूमी ज़रूरत में ये होगा कि अगर फौरी ज़रूरत नहीं है तो आप इफ्तार के बाद दें, या ना हो कि आप में कमज़ोरी हो जाए सही। और आपको रोज़ा ब्रेक करना पड़े। तो ऐसी सूरत में खून देने से रोज़ा ज़ाया नहीं होता, कोई भी दे सकता है। और हमारे यहाँ आजकल चूँकि पेंडेमिक है तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कोई भी अगर रोज़े की हालत में तो वैक्सीन ले सकता है, ठीक है ना, उसमें भी कोई हरज नहीं। अब आपके सवाल के जवाब की तरफ आऊँ, देखिए इस्लाम ने कज़न ज्यूनिटी से इसलिए मना किया है। क्रॉस पोलिनेशन की हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है, और यकीनी तौर पर ये इसलिए दी है कि खून के ज़रिए जेनेटिकली अगर कोई वीकनेस है तो वो ट्रांसफ़र होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी ऐसी इनहेरिटेंट डिजीज़ हैं जो वालिदैन को है और वो औलाद के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। हाइपरटेंशन है, दिल की अमराज हैं, बिल्कुल एटीट्यूड है, बिहेवियर से बहुत सारी चीज़ें हैं वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती हैं। लेकिन अगर आप कहीं दूर से शादी करेंगे तो यकीनी तौर पर आपका और उनका जब जीन्स मिलेगा तो वो अगर उसमें कमज़ोरी होगी तो इधर नहीं है, इधर कमज़ोरी है तो उधर नहीं है। वो एक ख़ानदानी जो पैटर्न चला रहा है वो नहीं पाया था। नतीजतन वो जो जेनेटिक्स जो किसी एक में भी कमी है तो दूसरा जेंडर उसको पूरी कर देता है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है। लिहाजा इस्लाम ने इस चीज़ को डिनाई किया और इस चीज़ से परहेज़ करने की तालीम दी है। इसीलिए सारे मुसलमानों को एक दूसरे का कुंबा करार दिया है, बल्कि मखलूक को। लिहाजा अल्लाह की मखलूक में जो आपको बेहतर लगे और जो आपकी शरीयत इजाज़त दे आप उससे प्रायोरिटी के साथ शादी करें। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं किसी कज़न से शादी नहीं की जा सकती, इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है, लेकिन प्रायोरिटी। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पॉजिटिव है अपना किसी का ब्लड ग्रुप और किसी का नेगेटिव है, अब वो जो बच्चा पैदा होगा और ख़ास तौर पे जो सेकंड बच्चा पैदा होगा तो माँ के खून के अंदर ऐसे चीज़ें पैदा हो जाती हैं कि जो वो दूसरे बच्चे के ब्लड पर इफेक्ट करती हैं। इसलिए आपने देखा अक्सर बच्चे जो पेल होते हैं और उनको आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुश्किल एक तो माँ की अपनी सेहत, हमने देखा है कि मदर एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट है। सेहत के बहुत सारे इश्यूज़ इसमें जाकर मिलते हैं, लेकिन आक़ाए दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया अपने आखिरी खुतबे में भी कि किसी अरबी को किसी अजमी पे और किसी अजमी को किसी अरबी पे कोई फ़ौक़ियत नहीं है। तो यकीनन हम तो यहाँ पे अपने माशरे में इतनी गलत रिवायात देखते हैं कि कोई आपकी ज़बान ना बोलता हो, किसी के घर में आपसे मुख्तलिफ दाल पकती हो तो आप इस बेसिस के ऊपर आप जो है ना रिश्ते रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमें समझने की ज़रूरत है, समझबूझ की ज़रूरत है। यकीनन हम सब आपस में एक कुनबा हैं और इस चीज़ को यही एहसास है जो हमें आगे लेकर चलता है। जवेरिया गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाएंगे, इसमें और बहुत सारी एंगल्स निकलते हैं। सिर्फ खून की अतिया की बात नहीं है, इंसानी आज़ा की पेवंदकारी ये भी एक बड़ा अहम इशू है। इसके ऊपर हमारे उलमा इकराम क्या कहते हैं, हमारी शरीयत क्या कहती है, इस पर बात करेंगे। लोग बड़ा झेंपते हैं, लेकिन क्या अगर आप काम आ सकते हैं किसी और की ज़िंदगी बचाने के लिए, उसके लिए क्या शरीयतन हमारे पास उसूल मौजूद हैं, इस पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो मौज़ूआत और क्वेश्चंस हमने सामने रखे हैं उलमा इकराम से इस पर रहनुमाई भी लेंगे। हमारे साथ रहिए। जी जनाब आली, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत और यकीनन आज हमने देखा कि हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया पेशेंट्स के हवाले से भी, एंड वी आर कॉलिंग ऑन टू योर बेटर सेंस कि आप कोशिश कीजिए कि आप जिस तरह भी हो सके लोगों की मदद करें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद क़ायम अली शाह साहब, जो कि बुरहानी मेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मुंसलिक हैं और यहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर आपको कह रहे हैं कि थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए आप एक बहुत खूबसूरत सा अतिया और तोहफ़ा दे सकते हैं। जी जावेद साहब। जी, असल में थैलेसीमिया जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया कि जीन्स का जो आता है उसमें, तो आजकल मसला ये हो गया है कि 2 कैरियर्स जब आपस में शादी करते हैं तो अल्टीमेटली 25% जो है वो मेजर थैलेसीमिया आता है बच्चे।
लेकिन उसके अलावा जो है अब जदीद दौर में साइंस ने तरक्की कर ली है और HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक टेस्ट होता है, शादी से पहले उन दो को अगर टेस्ट कर लिया जाए तो फिर वो शादी को रोक सकते हैं जो अगर माइनर हैं तो। अच्छा, ये और इस पर जी काफ़ी अरसे से पहुँचाई जा रही है, आपको लगता है कि लोग अब ये टेस्ट कराते हैं? नहीं, असल में ये टेस्ट जो लोग हैं आपस में जो शादी करें करवा तो रहे हैं पर अपने खुद अपने होता है ना जी हर शादी से पहले, इसी तरह का ये टेस्ट भी हो जाए तो मैं समझता हूँ वो इस्तिखारा प्लस हो अच्छा, जाए। असल में क्या है कि ये उन्हीं फैमिलीज़ के अंदर पनप रहा है ये थैलीसीमिया, वही फैमिलीज़ हैं, उन्हीं के बच्चे आपस में शादी करें, उन्हीं के यहाँ ये सारा हो रहा है। तो अब ये है कि ये अगर HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट जो है इसको बाकायदा पार्लियामेंट ने भी पास किया है और सेनेट ने भी पास किया है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि कुछ इनकी प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से ये शहरी इलाकों में तो हो सकता है लेकिन दही इलाकों के अंदर ये इसको कहीं से तो शुरुआत करें। मुझे बिल्कुल अक्सर ये शुरू लगता होना है चाहिए कि हम हमेशा किसी भी मसले का हल जब आता है, जैसे अभी कोविड की बात हो रही है तो लोग कहते हैं जी इतनी बड़ी आबादी है, 1 करोड़ लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, 1 करोड़ वैक्सीन कहाँ से लाएंगे? भाई जो आ गई हैं पहले आप वो तो लगा लीजिए। हमेशा ये होता है कि जब हुकूमत, आज सुबह हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे कि जैसे ही कम करते हैं एज लिमिट को, एक इन्फ्लक्स आता है और उसके बाद वो प्लेटू हो जाता है। तो अगर आपके पास ये सहूलत है प्लीज़ कीजिए। इसी तरह जैसे जावेद साहब ने कहा कि अगर आप अपनी फैमिली में अपने इर्द गिर्द इस मर्ज़ को देख रहे हैं तो खुदारा शादी से पहले अगर आप एक टेस्ट करा लें तो आने वाली कितनी बड़ी मुश्किल से आप नहीं, इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमारी आबादी का 6 से 7% जो है बच्चा हर साल पैदा हो रहा है जी, जबकि यही बीमारी हमारे मुल्क में आई कहाँ से? अगर ये हम देखें तो ये ईरान से, साइप्रस से चलती हुई आई है। आज ईरान, आज साइप्रस, आज इटली सब माइनस में जा रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने इन शादियों को रोक दिया। अगर हम भी ये शादियाँ आज रोक दें, 2 माइनस की शादियाँ ना होने दें, तो मैं समझता हूँ 2, 4 साल, 5 साल या 10 साल के अंदर जो है हमारे पास भी जो है ये बच्चे नहीं आएंगे कभी। जी हाँ, बहुत शुक्रिया ये बात इसको एम्फसाइज़ करने के। जावेद साहब, हमारी नंबर्स के मुताबिक तकरीबन 1.5 लाख बच्चे एक्टिव केसेस थैलेसीमिया के इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो कि फिर भी तस्वुर किया जाता है कि अंडर रिपोर्टेड है। इनको जो डेली जिस तरह बात की जा रही है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए इतने वसाइल दरकार हैं जो कि शायद एक सूबे का टोटल हेल्थ बजट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी संगीनी है इस इशू की और इसी हवाले से इस पर काम करना भी बहुत अहम है। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। मैं ज़रा बढ़ती हूँ किचन की तरफ और देखते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है वहाँ पे। पेन भी गिर गया है कि खाना बिल्कुल रेडी है, प्लेटिंग हो चुकी है, सैंडविचेस रेडी हैं और कनौर केचप की वजह से और मज़ेदार लगेंगे। हमारे चिकन क्रॉसन रेडी हैं, कैल्जोन्स तैयार हैं और जो कि काफ़ी क्रेसेंट शेप के मज़ेदार हुए हैं। ज़रा इसकी जो ये आउटर क्रस्ट होती है इसके बारे में बताइएगा। इसकी आउटर जो क्रस्ट है वो हमने पिज्ज़ा डो की तरह बनाई है। और आप इसको अगर बनाने के बाद थोड़ी सी चीज़ इसमें ऐड करते हुए फिलिंग डालेंगे, जो कि मैंने पूरी डिटेल्स हम जो रेसिपी के अंदर है वो मौजूद है। अगर आप उसमें डालेंगे और उसको हल्के उस पर बेक करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट 15 to 20 मिनट्स में बेक हो जाते हैं और बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि फिलिंग पकी हुई होती है ना। मैंने हल्का सा एग वॉश लगाया है। सही है। अच्छा, ये बिल्कुल रेडी हो जाते हैं और ये भी कनौर केचप के साथ और मज़ेदार लगेंगे। साथ साथ एक अच्छी न्यूज़ है, आप सिर्फ केचप की क्यों बात करती है, चिली गार्लिक क्यों नहीं हम इस्तेमाल कर सकते? मैंने उसमें असल में बड़ी ढेर सारी मिर्चें डाली। मुझे थोड़ा चटपटा चाहिए भाई। अच्छा जी। अच्छा, इसके साथ साथ एक बड़ी अच्छी खबर है आप सबके लिए। देखिए, आज बड़ी लाइट डिशेस मैंने बनाई हैं, तो आप भी इफ्तार बड़ा मज़ेदार करिए और पिज़्ज़ा मैक्स के साथ कीजिए। उनका 50% ऑफ है और 13 इंचेस का जो लार्ज पिज़्ज़ा है वो 799 का है। जस्ट ऑर्डर करें, टेक अवे करें, घर में बैठें, अपनों के साथ बैठकर खाएं और पिज़्ज़ा मैक्स। आज मुझे एक आइडिया आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रोज़ाना इनकी ज़बरदस्त रेसिपीज़ होती हैं और ये जो बार बार प्रॉम्प्ट करती हैं ना, इसकी वजह से मैं इफ्तार ज़्यादा कर रही हूँ। तो मैं तुझे अगले 10 दिन जो है ना, आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट वाली वो कर रही हूँ, सादी इफ्तार पे जा रही हूँ। आप एक काम करें, आप इफ्तार बहुत अच्छा करें, लेकिन जो भी बना हुआ है वो ईवा ऑयल में बना हुआ है, आप इस्तेमाल करें क्योंकि ये हल्का फुल्का है ना। बिल्कुल बहुत अच्छा ईवा ऑयल। इसका जो कनोला ऑयल है वो ओमेगा 3 से भरपूर है, आपको पता है ओमेगा 3 मछली में पाया जाता है और हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सिद्रा, इनका जो बनास्पति है वो उसका ये फ़र्क है, अगर हम घर में जैसे बनास्पति नॉर्मली बनाते हैं उसमें 20% फैट बढ़ जाती है। तो जो इनका बनास्पति है वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे, वो यूरोपियन जदीद टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ है और उसमें 0 फैट है। VTF, क्या बात है, टेक्नोलॉजी है, उससे बना हुआ है। इस्तेमाल करें। अच्छा, आज आप कोई ड्रिंक नहीं बना रही, इसका मतलब है? नहीं, ज़रा थोड़ा सा टाइम इसी में आज हमने कहा हम ड्रिंक नहीं बना रहे, लेकिन देख लेते हैं। मैंने आपकी अर्जी तो डाल दी है। ड्रिंक बनाना है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। आपके पास मशरूब है, मशरिक है, रूह अफ़ज़ा है, टेबल की। आपने ट्राई किया रूह अफ़ज़ा गो? मैंने आपसे कितना नहीं, वो मुझे, मैंने आपकी पिक्चर लेके ना, स्क्रीनशॉट लेके फिर मैंने भेजा शॉप पे। मैंने कहा प्लीज प्लीज प्लीज
चीज़ ये मुझे चाहिए हर हालत में। प्लीज़ ट्राई इट एंड गिव मी योर फीडबैक। मैंने स्टोरी भी लगाई है इस हवाले से। रूह अफ़ज़ा गो के कैंस मिल रहे हैं जो कि कार्बोनेटेड यानी फिज़ी वाला रूह अफ़ज़ा भी है, और अच्छी बात उसकी है बिल्कुल मीठा मुनासिब है। कई दफ़ा मुझे लगता है कई जगह पे कि मीठा बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, बट प्लीज़ ट्राई, और आप भी ट्राई करें, मुझे बताइएगा। मैंने अब आपने इर्द गिर्द वाले शॉप को बोला ये लाजमी चाहिए और सबसे पहले मुझे भिजवा दीजिए, है ना। बिल्कुल इसको ट्राई करते हैं। सलमा जी वापस भी आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर द एग सैंडविचेस। प्रोटीन का इनटेक आपने बहुत अच्छा लगना है, लेकिन आपको बताते चलें हमें अब ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर ज़ुनैरा अंबर साहिबा भी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा मौजूद होने का। हमारी गुफ्तगू इससे पहले चल रही थी खून के अतियात, और फिर मैं उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाह रही थी इंसानी अज़ा की पेवंदकारी के हवाले से भी। अल्लामा साहब, अगर इस पर आप सबसे पहले गुफ्तगू करें कि इस पर लोगों को कबाहत क्या महसूस होती है? देखिए इसमें बड़े शरई मसाइल और बड़ी दकीक बहसें हैं। ज़ाहिर है कि यहाँ वो मौका नहीं है कि वो दकीक दलाइल जो दोनों तरफ से दिए जाते हैं आज़ा की पैबंदकारी के हवाले से, मना करने वालों ने भी उसके शरई जवाज़ात पेश किए हैं और जब जिन्होंने इजाज़त दी है उन्होंने भी पेश की है। तो है बहरहाल ये कि कुछ लोगों ने इसको मना भी किया है, हमारे यहाँ कुछ उलमा ने इससे इनकार किया है और कुछ उलमा ने इसकी इजाज़त दे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें दो हमें एंगल्स नज़र आते हैं यकीनन। एक वो जब आप कहते हैं कि कोई इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो वो अगर अपने आज़ा का अत्या करना चाहे, उसमें मेरे ख्याल में बहस ज़्यादा है, बिकॉज हमारे हमारे ईमान के मुताबिक यकीनन मुर्दे को तकलीफ़ होती है अगर उसको आप अगर उसको सर्जरी से कोई उसका आज़ा या उसका ऑर्गन रिमूव करें। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर जमील आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे किडनी है, आपके पास दो हैं, अगर आप किसी को एक किडनी डोनेट कर दें तो उससे यकीनन उसकी जान बच सकती है। क्या इसके अंदर कोई शर्त मौजूद है? इसके अलावा लिवर ट्रांसप्लांट के लिए कहा जाता है कि आपको लिवर का सिर्फ अपना एक टुकड़ा किसी को डोनेट करना है और वो अल्लाह ताला की कुदरत से वो पूरा लिवर उसका रीजनरेट हो सकता है। क्या वहाँ पे इजाज़त मौजूद है? देखिए, अगर मैं बीइंग अ डॉक्टर अगर कहूँ तो बिल्कुल दे देना चाहिए जी, लेकिन शरई मसाइल में ये है कि इंसान अपनी जान को ख़तरे में डालकर जी, वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, के अपने हाथों से अपने आप को तबाह बर्बाद मत करो। मेडिकल साइंस अभी तक उस नुक़्ता कमाल पर नहीं पहुंची कि आप एक गुर्दा अगर दे रहे हैं जी, तो आप सरवाइव कर सकते हैं एक किडनी के ऊपर, और फिर ड्यूरिंग सर्जरी जो है वो आपकी जान तलफ नहीं हो जाएगी। ये वो सारी चीज़ें जिनको देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि लिवर प्लांटेशन में आपने बिल्कुल, लिवर एक ऐसा ऑर्गेनिज़म है हमारा जो कि हमारी केमिकल फैक्ट्री है बॉडी की, लिहाजा इसमें से अगर कुछ पीस निकाल भी दिया जाए तो अल्लाह की शान करीमी है कि दोबारा से ग्रो कर जाता है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा जो सिरोसिस हो गया, सुकड़ गया, उसको अगर लगा दिया जाए तो क्या आपके पास ऐसी मशीनरीज, ऐसी क्वालिफिकेशंस हैं कि आप उसको बिल्कुल सही तरीके से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ एक बहुत मोतबर नाम है अदीब रिजवी साहब का, लेकिन उन्होंने भी हार्डली कितने किए होंगे, बहुत फ्यू केसेस होंगे, इसलिए कि हेपेटिक ट्रांसप्लांटेशन जो है इट इज़ नॉट अ जॉक, ये बहुत स्पेशलाइजेशन फील्ड है, लिहाजा बहुत देखभाल कर करना चाहिए। फ़ुक़हा किराम ने ट्रांसप्लांटेशन से मना किया और आपकी बात बिल्कुल सही है, मरने के बाद तो कोई ट्रांसप्लांट नहीं है। अगर आप बाहर जाएं तो हर किसी से पूछा जाता है, ख़ास तौर पर यंग बॉडी से, कि हम इसको फौरी तौर के पर आज़ा जो है वो डोनेशन के लिए सबसे पहले वही बंदा आता है इंतकाल के बाद। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर शरई तौर पर चूँकि इस्लाम है, यहाँ पर ममानियत है, ज़िंदा आदमी अगर चाहे तो फ़ुक़हा किराम ने हमारे यहाँ इज्तिहाद के दरवाज़े खुले, उन्होंने कहा कि एक किडनी दिया जा सकता है। यहाँ पर तो किडनी फ़रोख्त हो रहे हैं, उसको कंडम करना चाहिए। हाँ, आपका रिश्तेदार है और ये हकीकी रिश्तेदार होगा जो आपकी फैमिली का इमीडिएट फैमिली होगी, उसका अगर ट्रांसप्लांट करेंगे तो यकीनी तौर पर वो मैच भी हो जाएगा। इसलिए कि जिस तरह ब्लड मैच करना ज़रूरी है, एक ड्रॉप भी गलत चल गया तो इतना ह्यूज इन्फेक्शन होता है और वो उसका रिएक्शन होता है कि वो एनाफिलैक्टिक उसमें रिएक्शन में चला जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी सूरत में तो आपको पता है कि बहुत एड्रेनलिन का इंजेक्शन मारो, ये करो वो करो, तो इतनी ह्यूज इमरजेंसी से बचने के लिए आपको पहले लाजिम है कि जब ब्लड का ड्रॉप जो है वो रिएक्ट कर जाता है तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन में अक्सर रिजेक्शन में चले जाते हैं। लिहाजा करीबी फैमिली दे तो फ़ुक़हा किराम ने ऐसी कुछ इजाज़त दी है और आइंदा आने वाले दिनों में शायद ज़्यादा इजाज़त मिल जाए, तो ये देखते हैं, लेट्स सी। लेकिन इसमें एक जो अहम नुक्ता आ जाता है ज़ुनैरा जी, वो यकीनन इंसानी जज्बात का भी है। अगर कोई ऐसा प्यारा हो आपका जो बहुत करीबी है, और कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपके वालिदैन हैं, आपके बच्चे हैं और आप हर हद तक जाना चाहते हैं, तब क्या इसके अंदर कोई शर्त मौजूद है कि आपको इजाज़त मिल जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए बिल्कुल लामा साहब ने और डॉक्टर जमील साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है। मेरा तो सब्जेक्ट ही यही था जी। बेसिकली मेरा मास्टर्स भी इसी सब्जेक्ट में था। तो मसला ये कि बहुत मैंने रिसर्च की और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि किसी भी मज़हब में, यानी जुडिज़म में भी, क्रिश्चियनिटी में भी और इस्लाम में भी, अगर आप मजहबी एंगल से देखते हैं तो उसको इतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे। सब में सब रिलेक्टेंट हैं कि नहीं, हम इसको अलाउ नहीं करते। लेकिन इसका एक दूसरा जो एंगल है जो मैं बताना ज़रूर चाहूँगी कि इज्तिहाद का दरवाज़ा इसीलिए खोला गया है उम्मत के लिए कि उलमाए कराम बैठें, हालात का, वाक़यात का जायज़ा लें। आप देखिए पोस्टमार्टम भी हमारे यहाँ रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अब उलमाए कराम ने फरमाया कि अगर इससे मर्ज़ पता चल जाता है और आगे लोगों को फ़ायदा हो सकता है, या किसी ने अटैम्प्ट मर्डर किया है और पता चल जाता है, तो ये अलाउड है। तो यहाँ पर आपने उस इज्तिहाद का जो वक्त की ज़रूरत थी सहारा लिया, और एक चीज़ जो आप नहीं मुनासिब समझ रहे थे आपने वो काम किया। इसकी जो बेसिक रूट है ना, वो लाश का मसला करना, यानी डेड बॉडीज़ को डैमेज करना, काटना, पीटना। उससे अज्यूम किया गया कि अगर हम मरने के बाद किसी का कोई ऑर्गन लेंगे तो ये हम उसकी बेहुरमती करेंगे। दूसरा एंगल इसमें ये था कि ये बॉडी हमारी अपनी नहीं है, और जो चीज़ आपकी अपनी नहीं है आप वो किसको कैसे दे सकते हैं। अब पॉइंट ये है मेरा कि वयूसिरूना अला अनफुसिहिम, कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोमिनीन की तारीफ़ फरमाई कि अपनी जान पर दूसरे को तरजीह देते हैं। तो ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि अपना कोई हो, तो वाकई ये फीलिंग्स की बात है। ये शरीयत में तो रूल चेंज नहीं होगा कि भाई मेरा जज्बा है तो मैं ये काम कर गुजरूं और सारी दुनिया को मैं ये फतवा दूं कि ये अलाउ नहीं है। बात यह है कि इस्लाम दीन फितरत है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब जंग में भी हम जाते हैं, जिहाद में भी जाते हैं, तो हम अपनी जान कुर्बान करने ही जाते हैं बेसिकली। अगर हम ये सोच लें कि मैं कहीं मर ना जाऊं तो कोई जंग के लिए निकले ही ना। तो आपकी नीयत सही है, और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि फ़रोख्त करना, और इसको ट्रेंड एक बन जाएगा, ऑर्गन लोग, कमज़ोर लोगों से जो वनरेबल हैं, चोरी भी कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो ये सब मसाइल ना हो, मगर इस पर यकीनन इज्तिहाद होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्ली दाइन दवाउन, हर बीमारी के लिए दवा है। जिसको तुमने जान लिया उसको तुमने जान लिया, और जिससे तुम बेबहरा रह गए उससे बेबहरा रह गए। यहाँ एक क्लू हमें मिलता है कि हर बीमारी का इलाज है, आपने उसको दरियाफ़्त करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी लोग आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ कर लेते थे, जैसे दांत का मसला है, तांबे का, सोने का। तो आज साइंस की तरक्की हो रही है, तो आप आज़ा भी यूज़ करें। बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि जानवरों के या साइंटिफिक जो चीज़ें, जैसे स्टंट डल रहे हैं, पेसमेकर वगैरह डल रहे हैं, कुछ ऐसा करें। हम देखते हैं कि उसको आप कहना चाहिए कि आउट ऑफ द बॉडी भी क्रिएट किए जा रहे हैं विच आर जस्ट एज गुड एज द ह्यूमन ऑर्गन्स। तो ये ज़्यादा ऑप्शन उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और यकीनन इस पर बहुत तहकीक की ज़रूरत है। अलामा साहब, एक छोटा सा सवाल इसी हवाले से करना चाहूँगी। फिर जितने हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, यकीनन जब वो मेडिकल साइंस पढ़ रहे होते हैं, MBBS कर रहे होते हैं, तो उनके पास कैडेवर्स या मुर्दे मौजूद होते हैं जिस पर उन्होंने पढ़ना होता है, सीखना होता है। अगर हम इसकी क्या मुमानियत है, और फिर उस हवाले से दीन और शरीयत किस तरह हमारी रहनुमाई करती है? जैसे कि अभी डॉक्टर ज़ुनैरा ने कहा कि लाश का मसला करना जो है वो एक ऐसा पॉइंट है कि किसी भी मैयत की बेहुरमती न की जाए। लेकिन ये जो डॉक्टर्स ज़ाहिर के रिसर्च कर रहे होते हैं, ये एक आदमी के उस आज़ा को इस्तेमाल करके उसका फैज़ इंसानियत को पहुँचाना चाहते हैं। इन्हें 20 मरीज़, सैकड़ों मरीज़ों को वो उसका फैज़, उसका फ़ायदा उसका पहुँचाएंगे। और उनका बुनियादी मकसद मसला करना नहीं होता, इन्हें मैयत की तौहीन करना नहीं होता। अगरचे कि कुछ हमारे स्टूडेंट खेल खेल में पढ़ते पढ़ते बाज़ औक़ात इस किस्म की हरकत कर जाते हैं, मगर वो एक इंडिविजुअल, उनका अपना एक वो होता है। उमूमी तौर पर वो उसकी कोई तौहीन नहीं करते, बल्कि वो एक इंसानी खिदमत के लिए उसको काम करते हैं, तो उसका करना जो है वो। बिल्कुल। आप कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे थे डॉक्टर जमील? हाँ, मकसद मसला तो बहुत छोटी सी चीज़ है। जब फर्स्ट प्रोफेशनल में हम जाते थे, अब तो बाकायदा प्लास्टिक के बॉडीज़ आ गई हैं, लेकिन अभी भी तो वहाँ पर जब बॉडी रखती जाती है तो हर कोई उसको चीर फाड़ रहा होता है, सारे ऑर्गन्स उसके देखता है, उसकी मायोलॉजी देखता है, उसके अंदर से वेसल्स कहाँ जा रही हैं, उसकी बोन्स कहाँ जा रही है। और फिर बदकिस्मती हमारा ये भी था कि लावारिस लाशों की बाकायदा जो है वो सारी बोन्स अलग से बिकती हैं, और उनके विसराज जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उनका किडनीज़ हैं,
और उनके लीवर हैं, ये सब बिखरे होते हैं। और बाकायदा मुझे भी याद है कि हम घर पे लाकर उनको मार्किंग करते थे, वो सब कुछ करते थे। तो ये सब कुछ भी होता है और इसका मकसद सीखना होता है, लेकिन अब तो आर्टिफिशियल ऑर्गन्स इतने थिन उसमें आ गए हैं। जहद यहाँ तक पहुँची है कि हम देख सकते हैं कि आपके पास ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड ऑर्गन्स आपकी अपनी आपने सिर्फ जिंदा इंसान की हुर्मत का ख्याल नहीं रखना, शरीयत ये बोलती है मरने के बाद भी उसकी हुर्मत का ख्याल रखना। और अगर आप उसके ऊपर इस तरह की सिचुएशन में काम कर भी रहे हैं, मेरे ख्याल में ये अपील होगी तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स से और इस शोबे से वाबस्ता लोगों की कि वो हसासियत ज़रूर रखिए। यानी ये शख्स जो कभी जीता जाता शख्स था, आज एक मैयत है, एक लाश है, जो आपके काम में, आपकी तहकीक में आपको मदद कर रही है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसके लिए भी दुआए खैर आपको करनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक। अच्छा जी, आज हमने एक बड़ा अहम मौजू उठाया हुआ है इंसानी अज़ा की पैबंदकारी के हवाले से। उसमें शरीयत की रहनुमाई भी हमारे साथ है। इसमें एक लीगल और समाजी इशू भी बनता है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कवानीन के मुताबिक आपका जो महरम है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, अगर आप अपने किसी अज़ा को डोनेट करना भी चाहें, ज़िंदा हैं और बाशऊर हैं और बाइख्तियार हैं और आप ये करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी महरम की इजाज़त बहुत ज़रूरी है। और ये मसला अभी हमें हाल ही में सोशल मीडिया पे एक शख्स ने हमारे प्रोग्राम के दौरान ही जावेद साहब ने आइडेंटिफाई किया और उनका कहना ये है कि मेरी वालदा की बहन बहुत शदीद अलील थी और मेरी वालदा चाहती थी कि वो अपनी किडनी उनको डोनेट कर दें, लेकिन उनको मेरे वालिद ने इजाज़त नहीं दी और जब तक हम उनको कन्विंस कर पाए बहुत देर हो चुकी थी। तो ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता इसका निकलता है। मैं चाहूँगी कि उलमा इकराम इस हवाले से हमारी रहनुमाई करें। अल्लामा साहब, क्या समझते हैं ये जो ज़रूरी करार दिया है, ख़ास तौर पे ख़ातून इस तरह के डिसीजंस नहीं ले जाती अपने महरम की इजाज़त और उनकी रज़ा के बगैर या उनकी कंसेंट के बगैर? मैं एक छोटा सा वाक़या अगर आप इजाज़त दें जी तो आपको इसके लिए पेश करूं। इमाम हुसैन का करबला जाना एक बड़ा है, रसूलुल्लाह ने पहले से कह दिया था, सब कुछ था। जब इमाम हुसैन ने फ़हरिस्त तैयार की करबला वालों की तो उनकी जो बहन जनाब ज़ैनब बेटी हज़रत अली की, उन्होंने देखा कि फ़हरिस्त में मेरा नाम नहीं आ रहा अभी तक, मुझे नहीं कह रहे इमाम हुसैन। तो उन्होंने इमाम हुसैन से पूछा कि भाई क्या मेरा नाम इसमें नहीं है? इमाम हुसैन इमाम वक्त हैं और इमाम अगर कोई हुक्म देते हमारे अक़ीदे के मुताबिक तो वो वाजिब है उस पर अमल करना, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद इमाम हुसैन ये कहते हैं बहन नाम तो तुम्हारा है लेकिन पहले जाके अपने शौहर से इजाज़त ले आओ। जबकि जो शादी हुई थी उसमें भी ये शर्त हज़रत अली ने रखी थी कि तुम रोकोगे नहीं। इमाम वक्त है इमाम हुसैन, अगर चाहें तो कह दें कि हाँ ठीक है चलो, लेकिन उसके बावजूद इमाम ने बताया कि नहीं, जब औरत अपने शौहर के घर चली जाए तो फिर शौहर उसका हाकिम है, जब तक वो इजाज़त नहीं देगा औरत कोई काम नहीं कर सकती। तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि मिसाल नहीं हो सकती साबित करने के लिए। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये बड़ा उलझा देता है मामलात को, क्योंकि जाहिर सी बात है एक तरफ भी रिश्ता बहुत करीबी है, कोई अपनी बहन के लिए किसी का दिल तड़प रहा है और अगर शौहर इजाज़त ना दे तो औरत के लिए क्या हुक्म है? पहली बात तो आपको ये देखना है कि इस्लाम ने इजाज़त दी है। शौहर से भी बढ़कर आपके जो हुकूक़ है वो इस्लाम के हैं, इसलिए कि शरीयत के मुनाफी कोई चीज़ अगर शौहर रोकता है और शरीयत अलाउ करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल नमाज है, रोज़ा और दीगर चीज़ें हैं, तो फिर आप शौहर की ना माने, इस्लाम की माने। इसी तरीके से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जिहाद पर जा रहे थे, एक शख्स आ गया, आपने कहा कि तुम्हारे माँ बाप हैं? फरमाया हाँ। कहा तुम कितने भाई हो? कहा मैं अकेलौता हूँ। कहा कि तुम्हारा जिहाद यही है कि तुम अपनी माँ की खिदमत करो। लिहाजा पता ये चला कि बाज़ औक़ात इस्लाम जिहाद जैसे अमल से भी इसलिए रोक देता है कि इस्लाम ने ये समझा कि उसके बाद उसकी माँ बाप की कफ़ील कौन होगा। तो बेआईनी इसी तरह इस्लाम ने बहुत सारे हुकूक शौहर को दिए, बहुत सारे हुकूक बीवी को दिए हैं। अब शौहर का हक़ ये है कि जो भी नफली चीज़ हो उसमें शौहर से ज़रूर पूछना चाहिए। अब यहाँ पर जान बचाने का तकाज़ा पहले इस्लाम से पूछेंगे, इस्लाम अगर इजाज़त देता है तो फिर शौहर को भी इजाज़त दे देना चाहिए। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, एक सवाल फ़ौरी तौर पे आया, मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी, आपकी बहुत तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है हमारा टॉपिक। सुनैरा जी, इसमें सवाल ये आया है, ये भेजा है हमें सादिया ने फ्रॉम लाहौर। उन्होंने कहा कि मैं शादी से पहले भी हिजाब लेती थी और मेरे शौहर ने, जो अब शौहर हैं उनके, उसी हालत में उनको पसंद किया
लिया, लेकिन अब उनकी ख्वाहिश है कि मैं हिजाब ना लूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि बनाव सिंगार जैसे कहा जाता है खातून अपने हस्बैंड के लिए करती है। अब यहाँ पे वही वाली बात है, शरीयत के कायदे से चलें या शौहर की बात माने? वो देखिए बिल्कुल वाज़ेह है कि शरीयत के अगेंस्ट कोई भी हुक्म देगा वो नहीं माना जाएगा। जहाँ तक कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं, मसलन जैसे हम कहते हैं थोड़ा इख्तिलाफी मसला है चेहरे को छुपाने ना छुपाने पर, इसमें तो चलिए, और वो भी अगर ख़ातून पहले से हिजाब लगाती थी और चेहरा भी कवर करती थी तब तो हरगिज़ उनको मजबूर नहीं किया जा सकता। इंसान अपने मिजाज के हिसाब से रिश्ते ढूंढे, और यही हदीस मुबारका में भी है कि कुफ्त तलाश करो, कंपैटिबिलिटी हो, वो फाइनेंशियल भी हो और हर तरह से हो। तो पहले आपने हिजाब में देखा, पसंद किया, और अब आप उसको मजबूर करें हटाने का। और बिल्कुल ऐसे ही है कि पहले आपने किसी ऐसी खातून को पसंद कर लिया जो हिजाब नहीं लगाती थी, और बाद में आप उनको फोर्स करें कि तुम शरीयत का हुक्म है ये अमल करो। तो एक बालिग शख्स को कोई भी फोर्स नहीं कर सकता, चाहे वो शौहर हो या वालिदैन हो, सिर्फ हुक्म दिया जा सकता है। बच्चों की भी जब तक वो नाबालिग होते हैं हुक्म है कि सख्ती करो दीन के लिए, ला इकराह फिद्दीन, आप जबर नहीं कर सकते। हर शख्स अपने अच्छे और बुरे को जानता है, तो ये ख्याल रखना है कि अगर तो वो शौहर उनको ये कहते हैं कि भाई तुम चेहरा मत छुपाओ मगर स्कार्फ वगैरह लो। अच्छा, मैं क्विकली चाहूँगी कि इस पर अलामा साहब आपका कॉमेंट भी लें। देखिए शरई मामलात में तो शौहर तो क्या, अगर माँ भी जिसके लिए कहा कि हर बात माँ बाप के लिए उफ़ नहीं करना, जिनके लिए कहा उनके लिए भी कहा कि अगर गैर शरई हुक्म दें तो उनका हुक्म ना मानना। तो शौहर तो फिर बहुत छोटी, लेकिन अगर इससे रिश्ते पे आँच आती है और रिश्ता ख़त्म होने की नौबत आ जाए तब खातून क्या करे? तो भी कोई बात, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि जब अल्लाह के हबीब के ज़माने में इतनी डिवोर्स हुई, जब ख़वातीन ने इस्लाम कबूल किया तो तलाक़, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मतलब इस्लाम में ये हमारा कल्चर है कि डिवोर्स हो जाना या शादी टूट जाना एक बहुत बड़ी लानत बना दी गई है, वरना इसको निभाना मेरे पास कम होगा। मैं चाहूँगी जमील भाई आप भी इस पे कमेंट करें। फिर हम इस्लाम में दो चीज़ें, अजीमत और रुखसत। अजीमत ये है कि आप चेहरे का पर्दा भी लें, और रुखसत ये है कि आप अपने चेहरे को ये बालों से लेकर थोड़ी तक आप खोल सकते हैं। कान, ये चेहरा है आपका, इसको अगर आप खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, लेकिन इस शर्त पे वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, कि अपनी जीनत और ज़बाइश के साथ चेहरा ना खोलो। इस पर को भी कैद है। अब हमारे यहाँ बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो बाकायदा हिजाब तो लेती है लेकिन चेहरे के ऊपर मेकअप की दुकान होती है। इस्लाम ने इससे भी मना किया है। ये रुख्सत फ़कत इसलिए है कि अगर किसी खातून का चेहरा ना खुला होगा तो इम्तियाज़ात नहीं होंगे, पहचान नहीं होगी, उसको रास्ता भी जाना है, उसको काम करने की इजाज़त भी है, वो माँ भी बनेगी, वो बेटी भी है, वो एक अच्छी ताजिर भी बन सकती है, अच्छी मुआलिज भी बन सकती है। तो इन सूरतों में ये रुख्सत है। और चूँकि क्लियर कट हमें हुक्म नहीं मिलता, वो हुजूर की अज़वाज मुतहरात और अहले बैत अतहार के लिए लाजिम था। बाकी ख़वातीन के ऊपर आकर उलमा किराम की दो जमातें, लेकिन इसमें अजीमत और रुख्सत की बात है। बेहतरीन सूरत ये है कि चेहरे का पर्दा भी ले। अब अगर वो शख्स उसको पर्दा हटाने का हुक्म दे रहा है तो खिलाफ शरीयत काम कर रहा है। लेकिन अगर तलाक की नौबत आ जाए तो वो खातून नेक हैं तो वो अपने चेहरे का अगर हिजाब हटाना चाहे बगैर मेकअप के तो फिर ऐसी सूरत में रुख्सत है तलाक को बचाने की। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इसके ऊपर रहनुमाई करने के लिए। बड़ा उलझा हुआ सा मामला लगता है, बिकॉज़ यकीनन हमारे यहाँ लोगों की अब राय इस हवाले से बहुत बढ़ चुकी है, खुसूसन जो मैरिड कपल्स हैं। लेकिन जिस तरह ज़ुनैरा जी ने कहा कि पहले आप कंपैटिबिलिटी और एक दूसरे का जहन और एक दूसरे के नज़रियात को समझें ताकि आगे आप किसी के लिए मुश्किलात ना पैदा करें। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है क्विकली, क्योंकि तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जमील भाई हमारे साथ मौजूद है, अलामा साहब, यकीनन ज़ुनैरा जी, सलमा जी हमारे साथ किचन में मौजूद थी।